Hello students, it's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Students, today I am going to start with the chapter solution, and in this chapter I am taking just important topics only. And if you find any problem in some of the topics which I am going to leave in this video, so you can mention in the comment section. Students, first of all I am going to tell you about that what is vapor pressure. It's a very important point which you have to use again and again in numericals also. So note on the definition first of all. Pressure exerted by vapors on the surface of liquid in a closed container at equilibrium. And you all may be familiar with this word equilibrium. You have studied in class 11th. So since the pressure exerted by the vapors on the surface of liquid in a closed container at equilibrium is known as vapor pressure. Okay, so now let us try to understand it. Students, suppose we are having, this is a container and it is also closed from the top. This is liquid, and we all know that evaporation occurs all the time. इवापोरेशन प्रोसेस है, ये हर समय होता रहता है. तो इवापोरेशन की वजह से यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो लिक्विड था जब वो वेपराइज होगा तो वेपर्स ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. इवापोरेशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, वहीं जो बॉइलिंग होता है वो एक फिक्स पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उसका हर लिक्विड का अलग अलग होता है. तो यहाँ पर हम बॉयल नहीं हो रहा है लिक्विड वाला, ये जस्ट इवापोरेट हो रहा है. तो विद द टाइम क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जो वेपर्स इकट्ठे हो रहे थे ये वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो तभी यहाँ पर ये वर्ड जो है इक्विलिब्रियम का यूज़ किया गया. ठीक है, आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट. क्योंकि कंटेनर क्लोज है, अगर ये कंटेनर क्लोज नहीं होता तो ये वेपर सारे बाहर निकल जाते. क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो जो वेपर्स हैं ये एक तरीके से प्रेशर लगाएंगे इस लिक्विड के ऊपर, और इसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर. ये तो डेफिनेशन होगी वेपर प्रेशर की. उसके बाद में स्टूडेंट जो इस चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होंगे, जैसे कि एक तो आएगा आपका ये टर्म बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे सॉल्यूशन जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट हों. सॉल्यूशन वैसे भी दो ही कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना. लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अगर ऐसा हो कि जब एक सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो तो इसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. जैसे कि अगर मैंने सॉल्ट को ऐड किया वाटर में या मैंने शुगर को ऐड किया वाटर में, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं. वहीं कई बार क्या होता है कि हमारे जो सॉल्यूट हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने शुगर भी लिया प्लस मैंने सॉल्ट भी लिया और प्लस मैंने इनको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया. तो यहाँ पर ये शुगर और ये सॉल्ट ये तो हो गया सॉल्यूट, क्योंकि हम मिला रहे हैं इनको, और वाटर अपना सॉल्वेंट है. ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट है, देयर आर 3 कंपोनेंट, दैट इज़ वाई. और ऐसे ही करके अगर टोटल 4 कंपोनेंट हों, जैसे सॉल्यूट 3 हो जाए, शुगर हो जाए, सॉल्ट हो जाए, लेमन वाटर हो जाए, उनको मिलाया जाए, लेमन जूस को मिलाया जाए वाटर में, तो कंपोनेंट अपने पास 4 हो जाएंगे. तो इसे कहेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन. तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में. अंडरस्टूड? तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज़ वेपर प्रेशर. ठीक है, तो अब स्टूडेंट एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं.
देखिए वैसे लिक्विड तो सारे ही वॉलेटाइल होते हैं। यहाँ पे वॉलेटाइल जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ही आसानी से वेपर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विड तो सारे ही वेपर्स बना लेते हैं। ये हो जाता है कि कोई देर में बनाता है, कोई जल्दी बनाता है वेपर, ठीक है। तो वॉलेटाइल का मतलब होता है विच फॉर्म्स वेपर इजीली, ओके, विच फॉर्म्स वेपर्स इजीली। ठीक है, तो लिक्विड तो सारे वॉलेटाइल होते हैं और जो सॉलिड्स होते हैं ये होते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ, क्योंकि इनका यूज़ होगा अभी आगे टॉपिक जब मैं पढ़ाऊँगा, तो इसलिए बताना यहाँ पे ज़रूरी था। इसके बाद भी एक चीज़ और समझ लो आप, जैसे कि हमारे पास में अभी ये एक लिक्विड है, ए लिक्विड है, एक बी लिक्विड है, ठीक है। तो अब इसमें से अगर इस वाले लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर वो 30 डिग्री सेल्सियस है, इस वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 68 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए वाला है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब बहुत ही जल्दी बनाएगा वेपर, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है लिक्विड। तो हम लिख देंगे यहाँ पे दिस इज मोर वॉलेटाइल। तो ये केवल एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और वो बहुत ही आसानी से वेपर्स को बनाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है ऐसे लिक्विड का जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। ये रही बात। इसके बाद में अब स्टूडेंट हमें ये पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे राउल्ट लॉ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, पेपर में आता है भी कई बार। इस बार भी आपके 2024 का जो बोर्ड एग्जाम उसमें भी पूछा गया था ये राउल्ट लॉ क्या होता है। तो इन्होंने ये बोला था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of each component, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप समझ लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ये इन्होंने बोला था। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, ठीक है। तो इसके हिसाब से पी ए विल बी प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जब आप इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट ज़ाई है, ठीक है। यहाँ पे ज़ाई मतलब है आपका मोल फ्रैक्शन। तो ये उन्होंने बोला था। इसी तरीके से दूसरा कंपोनेंट है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, पी बी विल बी इक्वल टू पी बी नॉट ज़ाई बी। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो, जैसे कि इन प्लेस ऑफ दिस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यू कैन राइट वेपर प्रेशर ऑफ दैट पार्शियल कंपोनेंट, मीन्स जो भी हम अलग अलग कंपोनेंट्स लेते हैं उनका जो प्रेशर होता है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजिंग है, जैसे कि एक तो आपको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर दिया गया है तो टर्म कौन सा यूज़ करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में क्या यूज़ करेंगे। तो अगर लिखा होता है जैसे अगर पी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर, और अगर लिखा हुआ है पी ए नॉट तो इसके कहेंगे प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। तो जब कभी भी नॉट लगाओ तो समझ जाइए कि वो प्योर कंपोनेंट की बात की गई है। और पार्शियल वर्ड का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर हर लिक्विड का अपना प्रेशर, जैसे कि यहाँ पर इसमें सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है, तो हर लिक्विड अपना अपना प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो ए वाले का जो प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन के अंदर इसे हम कहेंगे पी ए, और बी वाले का जो प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन के अंदर तो उसे हम कहेंगे पी बी। लेकिन जब नॉट लग जाता है इसका मतलब प्योर कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है, जब कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट ना हो तब, ठीक है। अभी जैसे इस कंटेनर में केवल ए लिक्विड है, ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर बनेगा
वो केवल ए लिक्विड की वजह से होगा, तो इसको हम कहेंगे प्रेशर ड्यू टू ए या प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अगर केवल बी लिक्विड लिया हो तो प्रेशर ड्यू टू प्योर कंपोनेंट दैट इज़ बी। लेकिन जब सॉल्यूशन बन जाता है तो हम लोगों को वर्ड लगाना पड़ता है, पार्शियल वर्ड लगाना पड़ता है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, ये चीज़ है। उसके बाद में स्टूडेंट्स अब हमें निकालना पड़ेगा पी टोटल कि जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा। अब जो टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। अब ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में। तो स्टूडेंट अभी क्या है, हमारे पास में एक कंटेनर है और इसमें 2 लिक्विड हैं, एक तो ए लिक्विड और एक बी लिक्विड है, और ये बंद है ऊपर से, क्लोज कंटेनर है। अब इसमें जैसे कि चलो ये लिक्विड जो है इसमें ए को मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ और जो बी कंपोनेंट है उसके लिए हम एक दूसरा कलर ले लेते हैं, तो ये बी लिक्विड है, ठीक है। अब यहाँ पर जब जो वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स दोनों के ही तो होंगे, क्योंकि दोनों ही लिक्विड हैं और दोनों ही वोलेटाइल भी हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 2 लिक्विड हैं, दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो जो वेपर फेस होगा उसमें दोनों का कंपोजिशन होगा और जो टोटल प्रेशर निकलेगा वो ए और बी का सम होगा। बहुत सिंपल बात है ये, है ना, क्योंकि ये दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही प्रेशर लगाएंगे। तो अगर मैं पी टोटल निकालता हूँ, टोटल प्रेशर निकालता हूँ पी टोटल, तो मैं ऐसे लिख दूँ इसको कि पी ए और पी बी का सम होगा, पी ए और पी बी का सम होगा। यहाँ पर पी ए डिनोट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पी बी डिनोट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और अभी पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था राउट लॉ के हिसाब से, जो पी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए नॉट साई ए, और जो पी बी है ये हो जाएगा पी बी नॉट साई बी, ठीक है। टोटल प्रेशर है, दोनों का सम है 2 कंपोनेंट का, और फिर हमने यहाँ पे राउट लॉ अप्लाई कर दिया। कौन सा लॉ लगा दिया यहाँ पे, राउट्स लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब हमने स्टूडेंट्स एक चीज़ और पढ़ी है, जैसे इस चैप्टर में ऐसे पहले भी पढ़ चुके 11th में, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसमें 2 कंपोनेंट जो होते हैं उनका सम इक्वल टू 1 होता है, सही है। अगर मैं एक्स बी निकालता हूँ, जाई बी निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स है, ठीक है। और अगर मैं एक्स ए निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस जाई बी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन प्लेस ऑफ दिस आई विल राइट 1 माइनस एक्स बी। तो अभी हम कर क्या रहे, वी आर ट्राइंग टू फाइंड पी टोटल, टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो हम निकालने की का जो फॉर्मूला है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो पी टोटल जब निकालेंगे, पी टोटल विल बी इक्वल टू, ये रहेगा आपका पी ए नॉट, और इस जगह पे रख दिया मैंने 1 माइनस जाई बी प्लस पी बी नॉट जाई बी, मोल फ्रैक्शन है बी कंपोनेंट का। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट जाई बी प्लस पी बी नॉट जाई बी, ठीक है। क्योंकि ये जो टर्म है नेगेटिव है तो मैं इसको पीछे कर लूँगा, तो ये हो जाएगा पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट जाई बी। इस टर्म को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। तो क्योंकि नेगेटिव का था तो ये हो जाएगा पी ए नॉट जाई बी। अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो पी ए नॉट प्लस इस भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो पी टोटल है प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन, पी टोटल कितना आ गया, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट प्योर कंपोनेंट है, पी ए नॉट ये भी प्योर कंपोनेंट है, और जाई बी मल्टीप्लाई नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन है। तो ये आ गया टोटल प्रेशर। कौन से वाले केस में, जब दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल होते हैं तब, ठीक है। और एक केस और है इसमें, दूसरा केस है, सेकंड केस है कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तब क्या होगा, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, जैसे किसी सॉल्यूट को मिलाया मैंने अगर लिक्विड में, ये लिक्विड है और इसमें अगर मैंने मिलाया सॉल्यूट को, पार्टिकल सॉलिड के हैं, तो सॉलिड तो वेपराइज होगा नहीं, तो यहाँ पर जो वेपर बनेंगे ऊपर
वो केवल किसके वेपर्स होंगे, लिक्विड के, ठीक है। तो जो पी टोटल होता है इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में पी टोटल जो होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, चलो जाई भी मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक्स भी बोल देता हूँ, वैसे इसको जाई बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन का सिंबल है। अच्छा, बी वाला जो कंपोनेंट है वो अपना सॉलिड है, तो इसका प्रेशर तो होगा नहीं, तो ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा ज़ीरो। अब ज़ीरो हो जाएगा उसकी वैल्यू, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वाले केस में जो पी टी होता है, टोटल प्रेशर जो होता है, वो केवल डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, किस पे, सॉल्वेंट पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। अगर दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल होते हैं तो टोटल प्रेशर जो आता है वो ए और बी दोनों का सम हो जाता है। तो हम इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर केवल एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है केवल सॉल्वेंट के ऊपर, वो सॉल्यूट से हमें को लेना देना नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो ये इतना रिवाइज करिए। देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड यू विल गेट मैनी न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस चैप्टर आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ट्यूटोरियल।